देखिए, मोदी जी एक बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी छोटे-मोटे इंसान नहीं हैं। मोदी जी से लोग सीखना चाहते हैं, दुनिया सीखना चाहती है। जब मोदी जी हमारे यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो लोगों ने कहा इनको तो ये तो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, चाय वाले बेचे हैं, ये चाय-वाय बेचते हैं, इनको इनको क्या पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? इनको क्या पता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? चाय वाले ने दिखा दिया फॉरेन पॉलिसी। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये हमारे आपके यहाँ नहीं, इंसानों की बात बता रहा हूँ। जो लोग सूट टाई पहन करके गोरों के यहाँ जाके गोरों की भाषा बोलते थे, उनको एक चाय वाले ने ये बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ये है चाय वाले का दम, क्योंकि उसको अपने पे भरोसा है, अपनी जो हेरिटेज है उस पे भरोसा है। वो नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ के लोग चोर है तो कह दे कि हमारा तो डीएनए खराब है, भैया हम इनमें से नहीं है। वो उनकी जिम्मेदारियां ले रहा है, उनके लिए खड़ा हो रहा है, उस डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको दुनिया कह रही है, जिसको मैं बोरिस जॉनसन का वर्ड यूज करूंगा, देयर इज वन वर्ल्ड वन सन एंड देयर इज वन मोदी। बल्कि जो पढ़ लिख जाता है ना, मैंने देखा है दादा, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड चला गया, हार्वर्ड चला गया, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी कर ली, वो फिर ऐसी एरोगेंस आ जाती है कि आप सोच नहीं, सिर्फ इसकी कि हमने यहां से पढ़ाई की है। तो आपके अंदर क्यों नहीं आई फिर? नहीं जानता, मेरे पिताजी ने मुझे शुरू से सिखाया था कि सुरसत तेरे भंडार की बड़ी है पूरब बात, जो जो खर्चे त्यो तो बड़े बिन खर्चे कर जात, और जो वृक्ष में फल लगता है वो झुक जाता है। मेरे पिताजी ने ही मेड श्योर कि घमंड कभी नहीं करना, नॉलेज का नहीं करना। हम एक दूसरे को भाई मान रहे हैं, तो पाकिस्तान इंडिया को अपना बड़ा भाई क्यों नहीं मानता? अगर बड़ा भाई मान ले पाकिस्तान इंडिया को, और अगर पाकिस्तान पहल करता है बड़ा भाई मानने में, और इंडिया भी पाकिस्तान को भी बोले कि हाँ भी तुम मेरा छोटे भाई हो, तो ये सारे मामला हल नहीं हो जाएंगे? आप देखेंगे कि हम बहुत ही सुकून के अंदर हो जाएंगे ये दोनों मुल्क। प्रश्न आपने बहुत जटिल पूछा है, इसका उत्तर उससे भी ज्यादा जटिल है। समझ रहे हैं, नहीं मान सकता पाकिस्तान हमें भाई। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, अभिषेक मिश्रा जी इंडिया से हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल है, बहुत जबरदस्त बात करते हैं, बहुत ही गहरी नजर है इनकी पाकिस्तान इंडिया रिलेशन और पूरे खित्ते के ऊपर, और बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इनकी गहरी नजर है। तो आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग आपके सभी दर्शकों को। मुजफ्फर भाई, आपके साथ तो भाईचारा सा हो गया है, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू। अक्सर जो दो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि जी आप दोनों सगे भाई लगते हैं, शक्ल से भी आपकी शक्लें भी मिलती हैं, आप सगे भाई हैं। तो ये करण अर्जुन वाला मामला ना हो। चलिए, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप सगे भाई ही हैं, इसमें कोई बहुत बुरी शुक्रिया बात आपका। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाईजान, हम यहाँ पर आज मोदी जी का जो फ्रांस विजिट है उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रांस के हालात अभी भी सही नहीं हो पा रहे, जैसा कि अभी भी आप बता रहे थे कि फ्रांस के अंदर चर्च को जलाया गया है, बहुत ज्यादा वहाँ पर हालात खराब हैं। हालात बहुत कशीदा हैं वहाँ पर। तो हालात कशीदा होने के पीछे जो रीजंस है वो भी आपको पता है कि वो जो एक हुआ था, कत्ल किया गया था एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से। अब वो हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, ऊपर से मोदी जी का विजिट भी करीब आ रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी का विजिट जो है वो कहीं कैंसल ना हो जाए? इस पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे फिर हम देखेंगे कि मोदी जी जो उनका जो विजिट होगा, उससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर चुके हैं वहां पर। इन सारी चीजों को फिर बाद में देखेंगे, पहले ये बताएं कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, मोदी जी का विजिट होगा वहां पर? नहीं, ये तो फ्रांस विल बी अ फेल्ड स्टेट कि वो अपना नेशनल डे ना मना पाए, और वो भी कुछ ये रोड छाप हुड़दंगियों से। स्टेट इज अ स्टेट, तो वो अपना शायद फुल माइट नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का आजकल बहुत ज्यादा एक प्रेशर ग्रुप रहता है, तो शायद उसलिए नहीं दिखा पा रहे। अब चूंकि मैंने फॉलो नहीं किया तो उसका रीजन मैं नहीं जानता। उन्होंने हालांकि बहुत सारी अरेस्ट की हैं, और फिर फ्रांस के फ्रेंच जो नियम है वो भी थोड़े से सख्त है। तो देखिए, अब इसका इसमें जो सबसे दुख की बात है ना मुजफ्फर भाई, की जो जेन्युइन मुस्लिम होंगे वो इसका शिकार बनेंगे। हम्म, क्योंकि अब कोई जेन्युइन अगर पाकिस्तानी बच्चा जो टैलेंटेड है और अपने मुल्क से निकल के बाहर पढ़ना जा रहा है, उसका उसका चांस खत्म। कोई अगर जेन्युइन पाकिस्तानी आदमी जो वाकई में इंटेलेक्चुअल है, वो अपनी जिंदगी बाहर गुजर बसर करना चाह रहा है, चांस खत्म।
एक स्कार हो गया ये ना। फिर आप समझ रहे हैं, आप इतना ठीक है भाई, अगर उनके समाज में जब आप हो तो थोड़ा बहुत तो आपको ऊंच नीच सहनी पड़ेगी, आप उसको अपने समाज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जब आप गए हो उनके घर में तो उनके नियमों को मानो। अब हुआ ये कि अब मान लीजिए उन्होंने अगर एक बच्चे को, 17 साल के बच्चे को उन्होंने मार दिया गलत तरीके से। अब ये देखिए मिसहैप्स हैं, समाज में होते रहते हैं, ठीक है ना। मान ले कल को मेरी ही कोई हत्या कर दे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो है कि अब उसके बदले में पूरा शहर जला दो, ये जला दो, ये तो बहुत एक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये कहना कि फ्रांस अपना बैसिल डे नहीं मना पाएगा, वो इतनी बड़ी आर्म फोर्सेज और ये सब बेकार हो जाएंगी, नहीं है वो। चूंकि एक इस तरीके का समझ ले जो रिएक्शन आया, इससे यूरोप के कान खड़े हो गए। अगर आपने देखा हो तो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने दिखाया कि पोलैंड कितना पीसफुल है और फ्रांस चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने 3-4 साल पुराने अपने एक मिनिस्टर का वीडियो भी लगा दिया जिसमें उस मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि आपने कितने सीरियन और ये जो अरब रिफ्यूजीज आए आपने कितने लिए हैं? तो उसने कहा 0, नन, मैंने एक भी मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं लिए हैं। उसने कहा क्योंकि हम अपने यहाँ सुरक्षा चाहते हैं। उसने कहा कि हमने यूक्रेन से तो 2 मिलियन ले लिए हैं, 20 लाख यूक्रेनियन रिफ्यूजी ले लिए, मगर एक भी मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं लिया। ये उसने टीवी पे बोल दिया। अच्छा, ये देखिए अब जो लोग गए रिफ्यूजी बन के, उनके लिए एक ये बेहतरीन मौका था कि वो उस आदमी को झूठा साबित कर देते। उसकी जो पेशन गोई थी, जो भविष्यवाणी थी, वो गलत साबित कर देते। लेकिन जो उसकी भविष्यवाणी थी उन्होंने सही साबित कर दी। अगर आपको समाज से, देखिए हिंदुस्तानियों के साथ भी रेसिज्म होता है वहां पे, मुझे पता है, मैं रहा हूं, मैं खुद उसका शिकार हूं, खुद शिकार बना हूं। रेसिज्म का मतलब सिर्फ फिजिकल मारना पीटना नहीं होता, बहुत तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मगर अब आप गए हैं सोसाइटी में तो आपको झेलना पड़ेगा। तो हिंदुस्तानी क्या करते हैं कि वो उसको अंडर द कारपेट रखते हैं, बताते नहीं है ज्यादा, या रिएक्शन नहीं देते एज अ कम्युनिटी। अब यहां क्या हुआ कि पूरी कम्युनिटी ने आके, अच्छा चले आपको एक दिन गुस्सा था, जायज था, आपने फ्रांस में एक दिन तबाही मचाई, ठीक है चले। अब वो 10 दिन हो गए भाई। तो अब आप सोचें कि इसका क्या असर पड़ेगा समाज के, दुनिया पे। अब अगर इंडिया में कल को ऐसी कोई यूनिट होगी ना, ऐसी कल को कोई ये लोग फसादात करके दुनिया का ध्यान आकर्षण करना चाहे, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दुनिया का हमारे यहाँ भी होता है, सिंपैथीज होंगी लोगों की, अब वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसके गार्ब में कई लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आप जो इंटरनेशनल अट्रैक्शन चाहते थे हमेशा वेस्ट का, कि वेस्ट हमारी तरफ देखे, इंडिया में जैसे जब ट्रंप आया था तो दिल्ली में दंगे हो गए थे। तो जब ट्रंप आया दिल्ली में दंगे हुए, उसका ये था कि भाई मोदी गवर्नमेंट को हम बुरी नजर में दिखाएंगे कि वो अमेरिका में एक इशू बनेगा। नहीं बना, ट्रंप भी ऐसे ही चला गया। अब अगर ये जो फ्रांस में हुआ 10 दिन का नाटक, पूरी दुनिया ने देखा है इसको। इससे किस कॉज को अब आप कोई समर्थन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दूसरे समाज में जा रहे हैं तो उसका हिस्सा बनिए। सब समाज, ये कब आप सीखेंगे कि भाई मिलजुल के रहने का समय है, कोएग्जिस्टेंस का समय है। ईश्वर अल्लाह हमारा पर्सनल मैटर है, दूसरों पे नहीं थोपना है उसको। तो ये सीधी सी छोटी बातें 4-5 समझ लें, दुनिया में पीस आ जाएगा, अमन आ जाएगा। बाकी फ्रांस सक्षम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। अच्छा, एहतजाज तो तब करते हैं ना जब वो पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार ना किया जाता या उसके ऊपर चार्जेस ना लगाए जाते। उन्होंने बोला कि जी इसके खिलाफ जो है वो कत्ल के मुकदमा दर्ज किया गया, उसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए, तो इसके बावजूद भी एहतजाज हुआ, जो समझ से बाहर है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पूरी जो मुसलमान एक लोग, एक आप जिसे हम कहते हैं मुसलमान उम्मा, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया कि ये कहीं भी किसी भी मुल्क में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, हम अब मोदी मुझे जी का दुख जो होगा विजिट उन है। बेचारे जो जी जेन्युइन है ना, जी जो जेन्युइन टैलेंटेड जी बच्चे हैं, वो सफर करेंगे। अब वीजा नहीं मिलेगा, बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, शक की निगाह से देखे जाएंगे, ये गलत होगा। पर अब क्या किया जाए, इसका तो जो करना था इन्होंने वो कर कहते हैं दिया। ना, वो लफ्ज भी है ना कि गेहूं के साथ वो पता नहीं क्या घुन पिस जाता है, वो घुन ऐसे घुन ही ये मिसाल बिल्कुल। हाँ जी, गुण पिस जाता है। अच्छा, अब मोदी जी के विजिट को अब आप कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी के जाने से पहले पहले हालात ठीक हो जाएंगे? अगर
हो जाते हैं ठीक, तो फिर वहाँ पर कैसे आप विज़िट देख रहे हैं मोदी जी का? उनकी अचीवमेंट क्या हासिल करेंगे? हमारे तो शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे कुछ माँगने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, तो आपको तो बगैर माँगे बहुत कुछ वहाँ पे मिल रहा है, बहुत चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं मोदी जी को। तो कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी के विज़िट को? देखिए, मोदी जी एक बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी छोटे-मोटे इंसान नहीं हैं। मोदी जी से लोग सीखना चाहते हैं, दुनिया सीखना चाहती है। जब मोदी जी हमारे यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो लोगों ने कहा इनको तो ये तो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, चाय वाले बेचे हैं, ये चाय-वाय बेचते हैं, इनको इनको क्या पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? इनको क्या पता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? चाय वाले ने दिखा दिया फॉरेन पॉलिसी। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये हमारे आप क्या नहीं, इंसानों की बात बता रहा हूँ। जो लोग सूट टाई पहन करके गोरों के यहाँ जाके गोरों की भाषा बोलते थे, उनको एक चाय वाले ने ये बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ये है चाय वाले का दम, क्योंकि उसको अपने पे भरोसा है, अपनी जो हेरिटेज है उस पे भरोसा है। वो नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ के लोग चोर है तो कह दे कि हमारा तो डीएनए खराब है, भैया हम इनमें से नहीं है। वो उनकी जिम्मेदारियां ले रहा है, उनके लिए खड़ा हो रहा है, उस डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको दुनिया कह रही है, जिसको मैं बोरिस जॉनसन का वर्ड यूज करूंगा, देयर इज वन वर्ल्ड वन सन एंड देयर इज वन मोदी। ये बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट है भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। आप समझ रहे हैं? तो मोदी जी जो है वो, और सबसे अच्छी बात है कि मोदी जी ने कोई ये जो रेगुलर शिक्षा होती है ना, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी जाना, स्कूल जाना, वो नहीं, उनमें इनडायरेक्टली उन्होंने लिया कोरेस्पॉन्डेंस से। वो जो सीखे ना, वो सही भारत सीखे, वो भिक्षा मांग के खाए। जब वो बताते कि 16-17 साल के थे, तो वो जब पहाड़ों में चले गए उत्तराखंड के, तो वहां भीख मांग के खाया उन्होंने। तो वो सच्चे जो जानकार होते हैं ना, उनके संगति में रहे। जैसे हमारे यहाँ एक नीम करोली बाबा है, मुझे भी नहीं पता था। फेसबुक पोस्ट पे जब मोदी जी और जकरबर्ग साथ में बैठे थे, तो जकरबर्ग ने कहा कि जब मेरा फेसबुक नहीं चल रहा तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो मैंने टिम कुक से बात, ये सॉरी, एप्पल के जो उस समय जीवित थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे बातचीत की मैंने, और उन्होंने कहा कि तुम हिमाचल में एक नीम करोली बाबा हैं भारत के, वहां जाओ, उत्तराखंड में या हिमाचल में, कहीं उत्तराखंड में शायद। तो वो आए, जकरबर्ग वहां पे 1 महीना या 2 महीना रह के गए। अच्छा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता हमारे यहाँ कि भाई आप जकरबर्ग आ गए, इसको कन्वर्ट कर दो, ये हिंदू हो गया और अब टीवी पे चल रहा है कि ये कोई नहीं करता। ना नीम करोली बाबा ने किया कि भैया इसका हो गया, अब ये घर वापसी हो घर वापसी हो गई है इसकी, और ये अब कल से घंटी बजाएगा। ये सनातन की खास बात है। आपको शिक्षा दिया, जाइए जाइए, जिसमें आपको मन लगता लगाइए, अब आपका सफर, आपका अच्छा होगा। आपको अपना कुछ छोड़ना नहीं है, यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपना कुछ आपको बदलना नहीं है। और इसलिए लोग देखिए, किसी ने प्रचार नहीं किया, मार्क जकरबर्ग ने प्रचार किया, बोला मैं गया था और मेरे साथ ये हुआ, और उसके बाद फेसबुक सफलताओं के वो हो गया, मतलब झंडे गाड़ दिए। तो मोदी जी जो हैं वो भारत की उन अध्ययन, उन्होंने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें इंडियन नहीं बनाता, भारतीय नहीं बनाता, वो हमें कुछ और ही बनाता है, वो मुगल बनाता है हमें। हमारी एंशियंट फिलोसफी, हिस्ट्री और कुछ पता ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। आप लोगों से पूछे वेद में क्या लिखा है, कितने उपनिषद है, महाभारत में कौन किसका कहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर वो टेली सीरियल नहीं आता, रामायण टीवी पे नहीं आता, किसी को रामायण भी नहीं पता होती। एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दिया इसको। और हमारे प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो पैदा हुए थे सऊदी अरेबिया में, वो अरब थे। उन्होंने कभी नॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, मदरसे में पढ़े, और सिर्फ उन्होंने अरबी और कुरान की तालीम दी थी। वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस एंशियंट तहजीब के, जिसने कभी दुनिया को एस्ट्रोलॉजी दी, आयुर्वेद दिया, योग दिया, फिलॉसफी दी, मैथ्स दिया, खत्म, सब गायब हमारी किताबों से। मोदी जी बच गए, वो अनएजुकेटेड रह गए, वो बच गए। अगर वो एजुकेटेड हो जाते तो फिर मनमोहन सिंह हो जाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन वो जो अपनी बात जो कहते हैं ना, निर्भीकता से अपने ऊपर जो उनको उनको विश्वास है, घमंड नहीं, विश्वास कि भारत की बात दुनिया की बात,
वो अच्छा, कहते आपने बात आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बात की तालीम की कि आप कह रहे कि जी बहुत अच्छा हुआ कि जो रिवायती तालीम है मोदी जी ने वो हासिल नहीं की। अ, इंडियन एक सुपरस्टार है बॉलीवुड की काजोल, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है कि जी जो अगर जो इंडिया के कुछ जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो पढ़ लिख लेते, कुछ ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते, तो इंडिया चेंज हो जाता। तो इंडिया तो पहले चेंज हो चुका है, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया को तो मोदी जी ने चेंज कर दिया है। ये इस तरह की स्टेटमेंट देने से उनकी मुराद क्या हो सकती है? उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी के ऊपर हिट किया है या किन के ऊपर? क्या ऐसे कुछ सियासतदान हैं इंडिया के अंदर के जो बिल्कुल अनपढ़ हैं? हैं, तो अनपढ़ होने से क्या होता है, बिल्कुल होना चाहिए आपको। वो बेचारी, उनको ज्यादा शिक्षा मतलब चूंकि वो एक क्लिशे है, एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मदरसे में एजुकेशन मिलती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एजुकेशन से कोई ज्ञानी नहीं बनता। उनको ये नहीं पता है कि कौन भारत का जो पूरी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था और उसके नीचे होती है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। ठीक है ना? राजनेता तो आते हैं जाते हैं, हमारे यहां उसको कहते हैं शासन और प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन और नेता है शासन। शासन इसलिए आता है हर 5 साल पे कि प्रशासन को वो टाइट करा रहे, कि प्रशासन को ये रहे कि भाई हाँ, हमारा तबादला इधर से उधर हो सकता है। बस प्रशासन को शासन का डर असरवाइज नहीं होता। शासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी नौकरी सिक्योर्ड रहती है। तो ये शासन में जो आते हैं, प्रशासन में जो आते हैं, वो तो टफेस्ट एग्जाम दे के आते हैं। उन्होंने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया देश का? क्या बढ़िया कर दिया? करप्शन करने में वो सामने वो रोक रोक पाए? नहीं रोक पाए। बल्कि जो पढ़ लिख जाता है ना, मैंने देखा है दादा, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड चला गया, हार्वर्ड चला गया, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी कर ली, वो फिर ऐसी एरोगेंस आ जाती है कि आप सोच नहीं, सिर्फ इसकी कि हमने यहां से पढ़ाई की है। तो आपके अंदर क्यों नहीं आई फिर? नहीं जानता, मेरे पिताजी ने मुझे शुरू से सिखाया था कि सुरसत तेरे भंडार की बड़ी है पूरब बात, जो जो खर्चे त्यो तो बड़े बिन खर्चे कर जात, और जो वृक्ष में फल लगता है वो झुक जाता है। मेरे पिताजी ने ही मेड श्योर कि घमंड कभी नहीं करना, नॉलेज का नहीं करना कभी भी घमंड। तो ये एक नेचुरल चीज है। मगर मैंने देखा है लोगों को, जरा सा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ गया, मुझे लोगों ने कहा भाई आप इनके छोटे चैनल पे क्यों जाते हो, आप तो बड़े बड़े चैनल पे जाओ, ये तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। तो मैंने उनको यही कहा भाई मुझे एक मेरा मेरा जब सब्सक्राइबर। पहली दफा आपसे राब्ता हुआ था, मुझे भी डर लग रहा था। मेरे सब्सक्राइबर आपको पता है कि उस वक्त थे मेरा ख्याल 13-14 हजार थे, समथिंग इतने ही थे। तो मुझे भी लग रहा था कि ये मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के जो मोस्टली यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैंने सबसे राब्ता किया था कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे सबने इनकार कर दिया। लेकिन रिबाहा जी ने, वाहिद वो यूट्यूबर है, सबसे पहले उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और उसके बाद में बाकी जो पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स हैं, अनम जी हैं, निम्रा जी हैं। लेकिन आप थे जो मुझे था कि आप शायद मुझे इंटरव्यू ना दें, लेकिन आपने पहले ही मेरी जो थी, मेरा जो इरादा था उसके ऊपर आपने कहा ठीक है जी मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो ये वाकई ऐसा ही है कि आपने नहीं देखा कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, या इसकी काबिलियत है भी इंटरव्यू लेने की, ये बोल भी पाएगा, इससे सवाल भी इससे होंगे या नहीं होंगे, या किस तरह का इसका चैनल है। आपने कहा ठीक है, आपने अगर कोई अच्छी बात करनी है, दोनों मुल्कों के बारे में बेहतरी के लिए बात करनी है, तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैं आपको इस पर मेरा सलाम है आपको। नहीं, इसमें मुझे क्या सलाम की बात है। देखिए हम सब छोटे से, मैं बड़े साधारण से घर से उठा, तो ये तो किस्मत है कि मुझे इतना दे दिया ऊपर वाले ने कि मैं पीएचडी कर सका फॉरेन यूनिवर्सिटी से। वो सब सब यही रह जाना है। और सब देखिए रिलेटिव है। मैंने आपको कहा, मुझसे मुझसे एक बार एक और लड़के ने ना मुझसे जर्मनी में या कजाकिस्तान में पूछा था कि आप इतने इंटेलिजेंट, आपने पीएचडी है, कैसे है? मैंने कहा कहाँ इंटेलिजेंट हूँ। मैंने कहा तुम्हारे देश में, कजाकिस्तान में या जर्मनी, दोनों जगह पे अभी एक तुम सेंसस कराओ कि पढ़े लिखे की व्याख्या होती है कि जो पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। मैंने कहा मैं अनपढ़ हूं, ना तो मैं तुम्हारी किताब पढ़ सकता हूं, ना तो मैं लिख सकता हूं। तो मेरा जो पढ़ा लिखा है ना बहुत लिमिटेड है। अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा की कुछ चीजें मैं पढ़ सकता हूं बस। बाकी हर जगह मैं अनपढ़ गवार हूं। आपके यहाँ पे आऊंगा तो मुझे अनपढ़ की श्रेणी में रखा जाएगा, ना मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, हाँ उर्दू बोल और लिख सकता हूँ, अब उर्दू बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो ये सब चीजों पे देखिए मैंने यही देखा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता।
मैं ये सब चीजें अभी मैंने कल एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, उनके तो 6-7 हजार थे, उन्होंने वो कब से मुझे मैसेज किए जाते, मैंने कहा अच्छा ठीक है एक दे दे, जबकि मेरे पास, मैं आपसे दिल से बताऊं, समय एकदम नहीं है। 30 जुलाई को मुझे किताब भेजनी है, यूनिवर्सिटी खुली रखी है, मैं कभी कभी ना बेचैन हो जाता हूँ यार कैसे होगा ये सब। ठीक है, तो मैं नहीं देखता छोटा बड़ा, आप भाई समान है, अपने भाई बोला बात खत्म हो गई। उसमें भाई में फिर कौन छोटा कौन बड़ा? एक भाई हो सकता है कि वो साइकिल का पंचर बनाने वाला बन जाए, दूसरा भाई पढ़ लिख करके हो सकता है कि बहुत बढ़िया हैसियत ले ले, लेकिन रिश्ते तो बड़े छोटे नहीं होते ना। छुपना तो मुझे अपने बड़े भाई का पैर तो छूना ही पड़ेगा। ये तो मैं नहीं करूंगा कि मैं चूंकि अब बढ़ के साला पीएचडी हो गया हूँ और ये कर रहा हूँ, मेरी बातचीत सीधा हो रही है, तो मैं अपने भाई साहब का पैर नहीं छूंगा। जहां आप दिखेंगे तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि भ्रातृ धर्म है कि मेरे भैया दिखेंगे, मैं उनका पैर छूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। तो मेरा यही देखिए थॉट। हम एक दूसरे को भाई मान रहे हैं, तो पाकिस्तान इंडिया को अपना बड़ा भाई क्यों नहीं मानता? अगर बड़ा भाई मान ले पाकिस्तान इंडिया को, और अगर पाकिस्तान पहल करता है बड़ा भाई मानने में, और इंडिया भी पाकिस्तान को भी बोले कि हाँ भी तुम मेरा छोटे भाई हो, तो ये सारे मामला हल नहीं हो जाएंगे? आप देखेंगे कि हम बहुत ही सुकून के अंदर हो जाएंगे ये दोनों मुल्क। प्रश्न आपने बहुत जटिल पूछा है, इसका उत्तर उससे भी ज्यादा जटिल है, समझ रहे हैं? नहीं मान सकता पाकिस्तान हमें भाई, आप समझ जाइए, बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उनकी थ्योरेटिकल मजबूरी है, वो हमें भाई नहीं मान सकते। वो हमें भाई तभी मानेंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में आएंगे। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हिंदुस्तान को भाई नहीं मान सकता, बात खत्म हो गई। अब इस पे ज्यादा इसे एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं समझ गया। तो फिर जी ये भाई आपस में ऐसे ही नाराज ही रहेंगे दोनों भाई, जैसे नहीं, 75 सालों में ना नाराज है? ना 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 ना, ये भाई दोनों चूंकि एक माँ के बच्चे हैं, अपनी राहें अलग की हैं इन्होंने, मगर जो फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ नेचर, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हर चीज का एक समय होता है। एक समय आया जब इन रिलीजियस थॉट्स ने लोगों के सर चढ़ के उनके सर पे वो किया। ये आज जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखते हैं यूरोप में, क्यों बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन? क्यों बोल रहे हैं कि सबको जो जिसको मानना है मानो? क्योंकि उनको मानना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फैक्ट है। उसके पहले नहीं मानना, तो हमारे यहाँ गोवा में ही आकर के लोगों को गाय खिलाते थे जबरदस्ती, कल्चर, रिलीजन के नाम पे कल्चर का डिस्ट्रॉय करते थे। आज वो समझ गए। आज आपको मैं दिखाऊंगा, जर्मन औरतें हैं वो यहाँ गाय पाल रही हैं। मैं हाइफा गया था, तो वो बात गाय और भैंस पालने की नहीं है, बात है कि सबके कल्चर का सम्मान करें। आप भी अच्छे, हम भी अच्छे। जिस दिन आप अपने स्वयं, जो आप जिसका कल्चर का मजाक उड़ा रहे होते हो, आपको पता नहीं होता आप स्वयं के कल्चर का मजाक, क्योंकि उसके उसके अलावा आपका कोई कल्चर नहीं है। आप नहीं हो वो कल्चर के, जिस कल्चर से आप जोड़ना चाहते हो। और आपके अंदर एक अजीब सी फितरत है कि अपनी कल्चर का स्वयं मजाक उड़ा के आप कुछ होते हो। तो अब इसका क्या सोल्यूशन? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की ओर जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की शर्त एकदम क्लियर है, आपको हर इंसान को बराबर करना होगा, हर इंसान को। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। जब ये जहन साजी होगी, सिर्फ किताबों में नहीं, जब ये जहन साजी होगी, जब आपको कोई ये नहीं दिखेगा कि अभिषेक मिश्रा हिंदू बैठा है या क्रिश्चियन बैठा है, अहमदी बैठा है कि यहूदी बैठा है, जब आपको ये अभिषेक मिश्रा बैठा, आप समझ रहे हैं? ये जी जहन साजी, ये जहन साजी जो है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पीस, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से, आपको किसी से भी पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंसान ही नहीं देखना चाहते। और वो जिस थ्योरी में आप रह रहे हो, उसका एक समय था, वैलिड थी वो थ्योरी, अब वो आउटलिव्ड हो चुकी है। एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ चुकी है, और आप आधा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में घुस चुके हो। पर आपकी जिद ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी दोनों लेके चलना चाहते हो। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को वो करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। आपको बस सीधी सी ये बात समझनी है
इंसानों का जहन आपको बनाना होगा, किताबें नहीं। आपको जहन साजी करनी होगी। जैसे हमारे यहां प्रियंका चोपड़ा गई, निक जोनस से शादी किया, मोदी जी को बुलाई, मोदी जी गए, 2 इंसानों की शादी हुई। जैसे बाइडेन है, क्रिश्चियन है, वो उस पे अपना शपथ लेते हैं, क्या नाम है, बाइबल पे, मोदी जी को गले लगाते, आओ। वो नहीं देखते, फ्री सोसाइटी है। फ्री सोसाइटी वरदान है इंसान के लिए कि 70-80 साल में वो अपनी इच्छा से जी सके। वरना कुछ लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और वो अपनी ज्ञान को, अपनी समझ को दैवीय समझ या ऊपर ईश्वरीय समझ के आपको बता देंगे और आपके जहनों को संकीर्ण कर देंगे। फिर इंसान में नफरतें होती हैं, उसकी बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है और वो चीजों को देख के बेचैन हो जाता है। वो उस बेचारे की गलती नहीं होती है, जहन साजी है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखें, सोसाइटी में ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मल है, हम डे टू डे देखते हैं, तो हमें कोई बेचैनी नहीं होती। ओके, हो गया, ठीक, अपनी लाइफ अपने से जी रहा है। अमेरिकन को देख लें। जैसे मैंने ना एक टीवी पे आता था पहले, अमेरिकन टीवी पे, व्हाट विल यू डू, सोशल एक्सपेरिमेंट का सीरियल था वो, आप समझ रहे हैं। तो सोशल एक्सपेरिमेंट के सीरियल में क्या होता था कि एक बार क्या हुआ कि एक वो था किराने की दुकान, बड़ा सा, उसमें एक आदमी जो था वो मुसलमान की टोपी लगाया हुआ था और वो बेचारा कुछ खरीदना जा रहा था। तो जो दुकानदार था, वो कैशियर, वो उसको बोलता मैं तुमको नहीं दूंगी, तुम मुसलमान हो, तुम तो बड़े वो। तो उसी के बगल में एक आर्मी वाला ड्रेस पहन के खड़ा था, आर्मी के ड्रेस में। तो पहले उसने देखा, उसको कुछ नहीं बोला। फिर जब वो उसकी और बेइज्जती कर रहा था, दोनों एक्टर थे, जो मुसलमान बना था वो भी एक्टर था, जो बेइज्जती, दोनों एक्टर थे। तो एक समय के बाद ये जो सैनिक था, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कूद गया। उसने कहा कि तुम उसको सामान क्यों नहीं दे रहे हो? कहा ये मुसलमान है, ये अफगानिस्तान में हम लोगों के सैनिकों को मारते हैं, ये इन्होंने वर्ल्ड। उसने कहा उसने नहीं मारा है। उसने कहा, और फिर सैनिक कहता है ये मैंने वर्दी इसलिए पहनी है ताकि ये अमेरिका की धरती पर फ्रीली अपने रिलीजन का जी सके, अपने रिलीजन के हिसाब से जी सके। ये समाज होता है, ये सोच होती है। अब उस सैनिक की सोच ये भी बना सकते थे कि खुश हो जाता कि क्रिश्चियन नहीं है, ये तो साला मुस्लिम है, या ये साला हिंदू है, इसको तो ठोको सही से। ये जहन है। इंसानियत की ओर जाने का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इंसान को इंसान से जोड़ने का नाम इंसानियत होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, यूनिवर्सल जस्टिस। तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अब और उनकी गलती नहीं है, जब हम पैदा हुए हमारे दिमागों में डाला गया और हम उसी हिसाब से बढ़ गए। अब आपको कम से कम ऐसी 5 पीढ़ियां बनानी होंगी जो पीढ़ियां इंसान को इंसान के तरीके से देखें, उनको इंसान में उसका मजहब न नजर आए। जब ये पीढ़ियां तैयार हो जाएंगी, खेल अच्छा, खत्म। अभिषेक सर, एक सवाल मेरे ज़हन में आया। आपने अमेरिका की मिसाल दी कि अमेरिका फ्री वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही वहाँ पर आज़ादी है, सारा कुछ है। अफगानिस्तान की जंग में जो हुआ वहाँ पर, उसके बाद में जो कैदी बनाए गए, वो ग्वांतानामो बे के अंदर उनको रखा गया। एक पिंजरानुमा जो थे, वो पिंजरों के अंदर कुछ लोगों को रखा गया। अगर अमेरिका इतना ये चैंपियन है फ्री वर्ल्ड का, तो उनको ऐसे क्यों, उनकी तजलील, इंसानियत की तजलील क्यों की गई वहाँ पर? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। ग्वांटानामो बे में और उसमें ये भी याद रखिए, इनको पकड़ाने वाले भी मुसलमान थे, पाकिस्तान के ही लोग थे बल्कि। जी, पाकिस्तान के अंदर से हर जो दाढ़ी वाला है, मुशर्रफ ने उसको पकड़ पकड़ के दहशतगर्द बनाकर $5000 के एवज उसको अमेरिका के हाथ में बेचा है। ये ऐसे हुआ है यहाँ पर। तो अब आप सोचिए, देखिए, आप उसमें मजहब ना देखें। वो एक आइडियोलॉजी के लोग, तो हो सकता है उसमें 5-6 निर्दोष भी गए हों, और ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी समाज, इसको आप परफेक्ट नहीं बना सकते। भारत की मैंने एक पिक्चर है, कभी आपको मौका मिलेगा देखिएगा, उसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। कहानी 4 लाइन में बता देता हूं आपके दर्शकों के लिए, आपके दर्शक बहुत से जानते भी होंगे। एक बहुत बड़ा बैंकर है, उसको सजा हो जाती है अपनी बीवी को मारने की,
क्योंकि वो अपनी बीवी को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में देख लेता है, तो वो गोली मार देता है। वो आ जाता है जेल में। अब जेल में जो जेलर है उसको पता चलता है कि ये बहुत बड़ा बैंकर है और वो बहुत सारी बेईमानी के काम करता है, तो जेलर उसको कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ इजी बनाऊंगा, तुम मेरे सारे काले काम को व्हाइट मनी में तब्दील करो। वो करता है, उसके लिए एक नया बैंक अकाउंट खुलाता है, एक फेक बंदा क्रिएट कर, उसको सारा पता होता है प्रोसीजर। उसके बाद क्या होता है कि उसी जेल में ना एक लड़का आता है, जो लड़का उसकी ये बात जान रहा होता है कि ये जो इसकी पत्नी की हत्या है वो इसने नहीं की थी, बल्कि उसी के आशिक ने की थी और उसको पैसा भी दिया गया था। वो बोलता है आई नो योर वाइफ वाज किल्ड बाय मी। वो बोलने को भी तैयार होता है कि तुमने अपने बीवी को नहीं मारा, मुझे पता है ये बात, मगर वो जो जेलर होता है वो उस लड़के को मरवा देता है, क्योंकि जेलर को ये होता है कि ये तो मेरे सारे काले पैसे को सफेद कर रहा है। अंत में वो भाग जाता है शॉशैंक रिडेम्पशन से। तो इसको कहने का क्या मतलब है कि इंसानी समाज में ऐसा परफेक्ट सिस्टम नहीं हो सकता न्याय का, जस्टिस का, कि सब बेगुनाहों को कभी गलती से कुछ ना होगा। मैं कई बार बेगुनाह हूं, मैं पिसा हूं, हो जाए ऐसा। तो एक इसको एग्जर्जरेट कर देना, आप समझ रहे मेरी बात को। और जी दूसरी चीज कि कोई भी समाज में, वो अमेरिका अपने समाज के अंदर की गारंटी लेता है। आपको अमेरिका में बिल के बैठ के मुसलमान मिलेंगे जो बोलेंगे शरिया लॉ बेहतर लॉ है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म होना है, वो बोलते हैं फ्रीली। अब अगर कोई अफगानिस्तान में बोले कि हम यहाँ आकर के इस्लाम को खत्म कर देंगे और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसकी उसी समय गर्दन छोड़ी कर दी जाएगी। सही। आप अमेरिका में, भारत में, यूके में जाके बोलते हो कि यहाँ का निजाम गंदा है, ये गंदे लोग हैं, हमें यहाँ पे ये लगाना है, उसके बाद आप शान से घूमते हो। आपको समझ नहीं आता कि कितनी बड़ी नियमत है उस सोसाइटी की। क्योंकि आप अपने यहाँ पे जाओ तो अब अभी जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं, अभी प्राइम मिनिस्टर प्रीवियस एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक जलसे में पख्तूनख्वा में एक बेचारे मौलवी साहब की हत्या कर दी गई ब्लास्फेमी के नाम पे। खाली उन्होंने ये कह दिया था कि जो इमरान खान है वो, उनकी कंपैरिजन उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जो शायद उचित नहीं, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आपके लिए खतरा हो। तो उनको मार दिया। तो जो ग्वांटानामो पे क्वेश्चन उठा रहे हैं उनसे पूछिए वो क्या है। आपने तो इस्लामिक सोसाइटी बनाई, क्या गलती थी उस मौलवी साहब की। यानी आप बोलते हुए डरे, क्योंकि आपको नहीं पता कि देखिए ऐसा होता है ना, हम बोलते कुछ है, कई हर बार जो हम बोल रहे होते हैं सामने वाला वो समझ ले, ये नहीं होता। 100 में से 10% कम्युनिकेट होती है बातें, बाकी का वो फ्रिक्वेंसी ही नहीं होती जिस फ्रिक्वेंसी पे आप बोल रहे होते हो। वो तो आपके 2-3 शब्द पढ़ के तुमने तो ये बोला, तुमने तो ये बोला, आके तू में करने लग जाएगा। और जब आप ऐसी सेंसिटिव सोसाइटी बनाएंगे तो उसने आपका कुछ नहीं सुनना, उसने सुना इसने ये बोल दिया और ये बोल दिया, बस आप लोगों को अंत में एक दहशत के कुएं में डाल देंगे। ये सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, क्योंकि सोचने से लोग डरेंगे, बुद्धि का उपयोग करने से लोग डरेंगे कि अरे यार कुछ बोल दिया तो फिर यार समझते हो यार, बंद करो बंद करो। फिर वो एक दोमुहा डबल स्टैंडर्ड उनकी लाइफ का पार्ट हो जाएगा। और उनको डबल स्टैंडर्ड करने में बुरी नहीं लगेगी कि हम कहते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि वो उसी को सही समझ रहे होंगे कि यही जीने का तरीका है। और जब वो दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो दूसरा हैरान हो जाएगा कि यार तू बोलता कुछ है और करता कुछ है और तेरे मन में कुछ होता है, तो बड़ा अजीब आदमी है यार, तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और वो बेचारा ये है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको समझ में क्या नहीं आ रहा है, भाई ये तो नॉर्मल है हमारे यहाँ पे। समाज फ्री सोसाइटी नेमत है, बहुत भाग्यशाली हैं वो जो फ्री सोसाइटी में रहते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं क्योंकि फील्ड के अंदर जाता हूँ, लोगों से रोड शो होते हैं, मुख्तलिफ बात होती है। ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा हमसे वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं तो उनका वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। वो उनका बिहेवियर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो जो पहले बातें कर रहे होते हैं वो रिपीट ही नहीं करते। तो हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, यार अभी ये कुछ कह रहा था और कैमरा जब जैसे ही ऑन हुआ ये इसकी बातें तब्दील हो गई। अब बिल्कुल कह रहे हैं यहाँ पर डर है, खौफ है, एक डरते हैं लोग कि कुछ ऐसी बात मुंह से निकल गई। तो एक तो देखें यहाँ से लोगों से भी डर लगता है हमें, हमें खुद भी, यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से, यहाँ के जो लोग हैं
उनसे भी डर लगता है। उसके अलावा और हमारे इदारे भी ऐसे हैं कि जो किसी भी बात पर किसी को भी पकड़ लेते हैं। अब आपके सामने काफ़ी सारी मिसालें हैं। कल भी एक कराची के अंदर एक जमात ने एहतजाज किया और उस जमात के जो कारकुन थे 100 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमात कर दिए गए हैं और 4 से ज़्यादा लोग उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कदर फ्री सोसाइटी के अंदर आप हम रह रहे हैं। तो अभिषेक भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम आपको बार-बार तंग करते हैं। आपको इस वक्त सख्त भूख भी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि आपको नींद भी आ रही है क्योंकि आप जमाइयाँ भी ले रहे थे और क्योंकि आप देर तक स्टडी कर रहे हैं, अपनी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम आपको तंग करते हैं तो मुझे बहुत वैसे अजीब सा लगता है। आप फ्री हो जाएं जब किताब से अपनी, तो हम आपसे ज्यादा टाइम लिया करेंगे, आपसे ज्यादा इंटरव्यू किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह चलिए, हाफिज, नमस्ते। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, नमस्ते। नमस्ते।